अगर आपके लक्ष्य आपको भीड़ से अलग करते हैं तो अलग भले ही रह लेना, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कभी मत करना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 26 पार्ट है। इससे पहले हमने 25 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा राजस्थानी की जो शैलियाँ हैं, ढूंढार शैली, उससे संबंधित जितनी भी उपशैलियाँ उन सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। ढूंढार की जो पहली उपशैली है वह है हमारी जयपुर शैली। तो इसके बारे में जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जयपुर है वह किस शैली से संबंधित है राजस्थान की, तो वह ढूंढार शैली से संबंधित है और वह ढूंढार की उपशैली के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है कि वह कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस राज्य में, तो वो हमारे राजस्थान में है। और किसकी उपशैली है, वो ढूंढार की, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जयपुर है उसके प्रमुख शासक कौन से थे, तो उसमें सवाई प्रताप सिंह जो थे वह जयपुर उपशैली के बहुत ही प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जयपुर उपशैली है उसमें किन ग्रंथों के चित्रण हुए हैं, तो उसमें आदम का चित्र सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं, शिकार से संबंधित चित्र बनाए हैं, युद्ध प्रसंग, कृष्ण लीला व रागमाला, महाभारत, रामायण, गीत गोविंद आदि पर चित्र बनाए गए हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखना है। यहाँ का जो फेमस जो चित्र है, यहाँ पर आदम कद वाले जो चित्र हैं बहुत ही ज़्यादा बनाए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे जयपुर के जो चित्रकार हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से चित्रकार वहाँ के फेमस हैं, तो उसमें साहिब राम है, मोहम्मद शाह है, सालिग्राम है, रामजी दास हैं, रघुनाथ हैं, लालचंद हैं, गंगा बख्श हैं, लाल चित्तेरा है, गोविंद है, अलवा मोहम्मद और शाह मोहम्मद। ये सभी जो चित्रकार थे वो जयपुर शैली से संबंधित है। तो आप ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आपको कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान की यह किस शैली से संबंधित हैं। तो ये ढूंढार शैली की उपशैली जयपुर से संबंधित हैं। तो ये चीज़ याद रखना जितने भी यहाँ पर चित्रकार हैं सभी के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ के अगर रंग पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन से कलर्स का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर केसरिया रंग, हरा रंग, पीला रंग व लाल रंग का प्रयोग किया गया है। प्रमुख रहे हैं जो यहाँ पर जो जितने भी चित्र मिलते हैं इनमें इन सभी चित्रों की प्रमुखता रही है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मानवाकृति में जो पुरुष आकृति हैं वो किस रंग की बनाई गई हैं, किस रूप में बनाई गई हैं, तो वह हमारे चेहरा जो बनाया गया है वो साफ बनाया गया, हाथ में तलवार लिए हुए है, पगड़ी पहने हुए, कुर्ता जामा पहना हुआ है, चोंगा है, अंगरखी पटका बंधा हुआ है, जूते पहने हुए हैं। तो ये जो आकृति है वो पुरुष आकृति है वहाँ की जयपुर की, जो कि ढूंढार की उपशैली है। नेक्स्ट है कि यहाँ की जो स्त्री आकृति है वो कैसी है, तो जो स्त्री आकृति में जो विशेषता रही है वह वहाँ पर बड़ी आँखें जो कि मछली के समान है, लंबे बाल हैं, अंडाकार फेस यानी गोलाकार फेस बनाया गया है जो अंडे के आकार का होता है, उठी हुई भौहें जो ऊंची उठी हुई होती हैं उस टाइप की यहाँ पे आईब्रोज बनाई गई हैं, छोटा कद यानी कि हाइट जो बनाई गई है वो छोटे कद की बनाई गई है, चोली पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है, दुपट्टा पहना हुआ है, बेसर पहना हुआ है, लहंगा और कामदान जूतियाँ पहनी हुई हैं, माथे पर बिंदी और चंदन का लेप लगाए हुए हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की किस उपशैली में या शैली में चंदन या बिंदी लगाई हुई है, तो वो जयपुर शैली में लगाई है, जो ढूंढार शैली की उपशैली है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो चश्म बनाए यानी कि चेहरे जो बनाए हैं कितने चश्म के बनाए, यहाँ पे एक चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया है। यहाँ के जो चित्रकारों ने यहाँ के जो चित्र बनाए हैं वो एक चश्म चेहरे बनाए हैं। विशिष्ट यानी कि जो विशिष्ट तथ्य हैं, यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो उनके बारे में जान लेते हैं कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो ढूंढार है उसका नाम कैसे पड़ा। ढूंढार नामक एक राक्षस के कारण इस प्रदेश का नाम ढूंढार पड़ा था। एक ढूंढ नाम से एक राक्षस था, उसी के नाम पर यहाँ का जो नाम है ढूंढार इस शैली का नाम पड़ा था। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की किस शैली को कछवा शैली के नाम से भी जाना जाता है, तो कछवा शैली के नाम से जो जाना जाता है राजस्थान की वो ढूंढार शैली को जाना जाता है। ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जयपुर चित्र शैली की मुख्य विशेषता क्या थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आदमकंद थे जो पोर्ट्रेट भित्ति चित्र पर बनाए जाते थे,
तो वो जो इस शैली की राजस्थान शैली की प्रमुख विशेषता रही थी और जो किसके द्वारा बनाए गए थे, तो वह साहिब राम चित्रकार ने ईश्वर सिंह के आदमकद चित्र बनाए थे। तो वह किसके द्वारा ज़्यादा बनाए गए थे, साहिब राम के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें से जो फेमस है और ज़्यादा प्रमुख है तो वो ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जयपुर शैली पर किस शैली का प्रभाव था, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो शैली थी वो मुगल शैली का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा था जयपुर शैली पे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि इसकी चित्र शैली यानी जो चित्र शैली थी उसमें किस किस का प्रयोग बनाया गया था, यानी कि जानवरों में किसका किया गया था, पेड़ों में किसका किया गया था, तो वो चीज़ जान लेते हैं। तो यहाँ पर पीपल पेड़ बनाया गया है और बड़ का पेड़ बनाया गया है। घोड़ा व मयूर जो पशुओं पक्षियों में है वह घोड़े या मयूर का प्रयोग बनाया गया है। और बादलों का भी यहाँ पर अंकन मुख्य विशेष रूप से रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इस शैली में जो जयपुर शैली है इसमें चांदी, सोना, जस्ता व मोतियों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान की किस शैली में या किस उपशैली में चांदी, सोना, जस्ता व मोतियों का प्रयोग किया गया है, तो वो हमारी जयपुर शैली में किया गया है। यहाँ पर अश्वारियों, रागनियों, जयपुर शैलियों का सबरी का जो चित्र है उसमें यानी कैसे आकृति है, तो वो केसों, अल्प कपड़ों यानी कि कम कपड़े पहने हुए हैं, चंदन के वृक्ष के चित्र का प्रयोग किया गया है, यानी कि चंदन का जो वृक्ष होता है उसको बनाया गया है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो प्राचीन काल में आमेर के किन क्षेत्रों के अंतर्गत आता था, यानी कि प्राचीन काल में जो आमेर के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, तो उसमें जयपुर, अलवर, डुंडार ये जो क्षेत्र हैं वो आमेर के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जयपुर के जो महल हैं, हवेलियाँ, जयपुर की जो महल, हवेलियाँ, मंदिर जो बने हुए हैं वह किस पद्धति में बने हैं, तो वो फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में बने हैं, जिसे आराइज पद्धति या आला गीला पद्धति कहा जाता है। ब्यूनो का मतलब होता है गीली और सस्को का जो मतलब होता है वो है सूखी। से भी लगा सके, से मतलब सूखी, बे मतलब बूनी यानी कि बूंद है जो उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। बे मतलब बूंद होती है, बूंद जो होती है हमारी गीली होती है, तो वह गीली पद्धति थी। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जयपुर फ्रेस्को है वह किसके समान है, तो जो जयपुर फ्रेस्को जो चित्रण है वो इटालियन फ्रेस्को के समान है। ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि हाँ ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो सभी सिलेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो उन्हीं को मैंने वन लाइनर बनाकर आपके लिए PDF बनाई है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से रट लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी शैली बड़े आकार के आदमकद चित्र बनाने के लिए विशेष प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान की वह कौन सी शैली है या कौन सी उपशैली है जो बड़े प्रकार के आदमकद चित्र बनाने के लिए प्रमुख रही है, तो वो जयपुर शैली है। यह चित्र बड़े बड़े कैनवास पर चित्रित किए जाते थे। तो ये चीज़ याद रखना कि जो आदमकद चित्र थे तो वह बड़े बड़े प्रकार के कैनवास पर प्रयोग किए जाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बड़े आकार के आदमकद जो चित्र थे उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो रहा था वो राजा जयसिंह का था और राजा सवाई प्रताप सिंह का था। तो इन दो राजाओं के चित्र बनाए गए थे और ये पूछा जा सकता है तो वो किस शैली से संबंधित थे, तो वो डुंडार की उपशैली जयपुर शैली से संबंधित थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है आदमकद चित्रों के लिए। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो प्रथम ग्रीष्म और शरद का जो चित्र है वह किस शैली में बना हुआ है, तो वह डुंडार की उपशैली जयपुर शैली में बना हुआ है। और जो ये चित्र बना हुआ है तो ये बना हुआ है तिब्बत के झंडे के समान, यानी कि झंडे के बराबर का जो कपड़ा होता है उसके समान ये चित्र बना हुआ है। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की किस शैली में सचित्र विद्यापति जो लेखों का काफ़ी प्रचलन था, तो वह कौन सी शैली थी, तो वह हमारी जयपुर शैली थी। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जयपुर शैली के चित्रों की जो खुलाई की जाती है, यानी कि जो चित्र बनाकर या ब्रुश से ब्रुश लगाकर जो खुलाई की जाती है वह किस रंग से की गई थी, तो वो जो रंग से प्रयोग की गई थी वो मुगल चित्रों के समान ही की गई थी जो काले रंग या काली स्याही से की गई थी। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जयपुर शैली के चित्रों के जो बॉर्डर थे, जो किनारे बनाए गए थे, तो वो किस रंग से बनाए गए थे, तो किनारे बनाए गए थे तो वह अधिकतर रतन कालीन या हरी, लाल, पीली पट्टियों से बनाए गए थे। तो ये तीन थे, रतन कालीन या हरी या लाल पट्टियों से बनाए गए थे जो बॉर्डर बनाए गए थे। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो राजस्थान का वह कौन सा स्थान है जो मीनाकरी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो जो मीनाकरी की जाती है, मीनाकरी का मतलब होता है जड़ाऊ, यानी कि जड़ने का काम जो किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, वो जयपुर में किया जाता है, जो कि राजस्थान की डुंडार की उपशैली है। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जयपुर शैली में कहाँ पर सवाई माधोपुर कागज़
काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी कि जयपुर में किस स्थान पर, तो वो कहाँ पर है, जयपुर में। तो चीज़ याद रखना, क्या नाम है उस कागज़ का, सवाई माधोपुर कागज़। ये चीज़ भी याद रखना कि सवाई माधोपुर जो कागज़ है वे किस शैली में है, तो वो जयपुर शैली में है, जो कि ढूंढार की उपशैली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई के लिए पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है, तो कौन सा शहर है, वो सांगनेर शहर है। यहाँ का जो सांगनेर प्रिंटिंग अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जयपुर में कलाकारों को प्रोत्साहन यानी कि उत्साहन करने के लिए हेतु जो जवाहरलाल कला केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो 1993 में की गई थी। ये भी चीज़ याद रखना कि जवाहरलाल कला केंद्र है वह कहाँ पर है, वह जयपुर में है, और उसकी जो स्थापना हुई थी वह 1993 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो उपशैली आती है वो ढूंढार की अलवर उपशैली, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह किस राज्य में है, तो वह हमारे राजस्थान में है। किसकी उपशैली है, ढूंढार की उपशैली है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह किस राजा के द्वारा की गई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह महाराज प्रताप सिंह ने की थी 18वीं शताब्दी में। ये चीज़ भी याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे शासक पूछा जाता है कि यहाँ पर जो प्रमुख शासक रहे थे जिन्होंने ज़्यादा कार्य कराया था, तो वह कौन से शासक थे, महाराजा विनय सिंह। विनय सिंह ने कराया था, जिनको हम, इनका जो दूसरा नाम है ये बिन्नू के नाम से, बिन्नू सिंह के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो ये चीज़ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अलवर शैली है उसमें प्रमुख जो चित्रित ग्रंथ थे और विषय थे वो कौन से थे, तो उसमें चंडी पाठ एवं दुर्गा सप्तशती, कृष्ण चरित्र, रामचरित्र, दरबार, संगीत नायिकाओं आदि जो चित्र बने थे बहुत ही ज़्यादा प्रमुख थे, और योगासन इस चित्र शैली का प्रमुख विषय है। यानी कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान की किस शैली में या किस उपशैली में योगासन का चित्र विशेष रूप से बनाया गया था, तो वे कौन सी शैली थी, अलवर शैली थी, जो कि ढूंढार की उपशैली है। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अलवर शैली है उसके जो प्रमुख चित्रकार थे वे कौन कौन से थे, तो यहाँ पर जो चित्रकार हुए थे वो डालचंद थे, नंदीराम, बलदेव, बुद्धराम, गुलाम अली, सालिग्राम और शालक, जो ये सभी चित्रकार थे ये अलवर शैली से संबंधित हैं, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कार्य किया था। अलवर शैली में एक अपना अलग ही उत्कर्ष जो चरम माना जाता है वो इन्हीं के समय में माना जाता है। ये चीज़ याद रखना कि नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अलवर शैली है उसमें किन रंगों का प्रयोग किया गया था, किस रंग का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पे जो किया गया था वो हरे, नीले एवं सुनहरे रंगों का प्रयोग अधिकता से किया गया था। जैसे कि जयपुर शैली में केसरिया, हरे या लाल इन रंगों का प्रयोग किया गया था, वैसे ही यहाँ पे हरे, सुनहरे रंग, नीले रंगों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपको मानवाकृति में पूछा जाता है कि जो अलवर शैली में जो मानवाकृति है यानी कि जिसमें पुरुष आकृति और नारी आकृति है वो कैसी बनी हुई है, तो उनके जो पुरुष आकृति में गले में रुमाल बंधा हुआ है। किस वाले में, अलवर शैली में जो पुरुष है उनके गले में रुमाल है, कमर तक अंगरखा बना हुआ है एवं जयपुर जैसी पगड़ी बनाई गई है। तो ये चीज़ याद रखना कि हाँ, यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की किस शैली की जो पुरुषाकृति की जो मेन विशेषता रही थी वो गले में रुमाल था। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे नारी आकृति पूछा जाता है कि जो नारी आकृति थी वो कैसी बनी थी अलवर शैली में, तो अलवर शैली में मछली के समान आंखें बनी थी, यानी कि जो मछली होती है उसके समान आंखें बनी हुई थी, पान की पीक से बने होठ थे, कमान की तरह तनी हुई भौएं थी यानी कि आईब्रो थी, गोल मुंह था यानी कि फेस जो बना था गोल बना था, लेकिन जो जयपुर में बना था वो अंडाकार बना था, यहाँ पे जो बना था वो गोल बना था, और ठीकना कद था यानी कि जो हाइट थी वो छोटी थी, छोटी हाइट के बनाए गए थे यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विशेष तथ्य इसके बारे में क्या क्या पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अलवर चित्र शैली को सबसे प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी, तो यहाँ पर गानिका जो गाना गाती हैं उनकी जो प्रमुख चित्र बनाए गए थे वो अलवर शैली की विशेष विशेषता रही थी। और अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अलवर शैली है उसमें किस शैली का समन्वय है या किससे संबंधित है, तो ईरान, मुगल और जयपुरी इन 3 शैलियों से वह प्रभावित थी, यानी उनको मिलाकर इस शैली पर प्रभाव पड़ा था इन सभी शैलियों का। अगर जयपुर का माना जाता है तो जयपुर का जो पड़ा था वो मुगल का पड़ा था सबसे ज़्यादा, ये चीज़ याद रखना। और इस शैली में हाथी दांत पर चित्र बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है वो मूलचंद नामक प्रसिद्ध चित्रकार है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की किस शैली में हाथी दांत पर चित्रण किया गया है, तो अलवर में किया गया है जो कि ढूंढार की उपशैली है। और किसके द्वारा किया गया है यानी कौन सा कलाकार जो उसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो मूलचंद नामक चित्रकार है। ये सभी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो यह शैली है वहाँ के जो बॉर्डर चित्रण के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस रही थे,
यानी कि जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्धि, जो ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की वह कौन सी शैली है जो बॉर्डर चित्रण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रही है, प्रमुख रही है, उत्कर्ष रही है, तो वह कौन सी है? अलवर शैली है। तो चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि विनय सिंह के काल में संत शेख शादी की पुस्तक गुलिस्ता की पुंडलिपियों को भारत फारसी रूप में बनाया गया था। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि किस राजा के समय में संत शेख शादी की पुस्तक व गुलिस्ता की पुंडलिपियों को चित्रण जो किया गया था वो भारतीय फारसी भाषा में किया गया था। तो वे कौन से थे? राजा विनय सिंह के समय में थे। अगर ये किस में किया गया था, यानी किस शैली में किया गया था, तो ये ढूंढार की जो उपशैली है अलवर शैली, उसमें किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सी शैली है जिसमें गुलाम अली ने चित्रांकित किया था, तो वो कौन सी शैली थी? वो अलवर शैली है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस राजा के समय अलवर शैली जयपुर से अलग हुई थी, यानी कि वह कौन सा शासक था जिसके समय में जो अलवर शैली है वह जयपुर से अलग हुई थी, यानी कि ये दोनों पहले एक थी लेकिन इसे अलवर से अलग कर दिया गया था। तो वे कौन से राजा थे? वह था समय जो था वो 1775 ईस्वी में महाराजा प्रताप सिंह के समय में किया गया था। तो चीज़ याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, ये नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है जो अलवर शैली है वह किस शासक को बंडू सिंह के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो विनय सिंह थे उनको अन्य जो प्रसिद्धि मिली थी, दूसरा नाम था जो जिससे ज़्यादा फेमस हुए थे, वो बंडू सिंह थे। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है जो कि अलवर शैली को चरम उत्कर्ष जो समय है वह किस शासक के समय का माना जाता है, तो वो विनय सिंह के समय का माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अलवर के किस शासक को स्क्रोल पेंटिंग व पुस्तक बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वे कौन से शासक थे? वो राजा विनय सिंह थे। उन्हीं को उसका जो प्रमुख शासक माना जाता है इस शैली का। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अलवर के किस शासक ने गुलाम अली जैसे सिद्ध चित्रकार जिसमें आग मिर्ज़ा, देवदली, लेखन, नत्था सिंह, दरवेश, ये जो सब चित्रकार थे उनके समय के जो प्रमुख चित्रकार थे, तो वो कौन थे? राजा विनय सिंह थे, जिसमें वो जिल्दसान को, यानी कि दरवेश जो थे जिल्दसाज को राजकीय सम्मान देकर दिल्ली से बुलाया था, यानी कि उनको एक राजकीय सम्मान दिया था, तब उनको दिल्ली से यहाँ पर बुलाया गया था। तो कौन से शासक थे? वो राजा विनय सिंह थे। ये चीज़ भी याद रखना। यहाँ पर मैं जितने भी कलाकार बता रही हूँ जिस भी शैली के, आप उन सभी को याद कर लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है कि जो जिल्दसाज है उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो कबर बनाने वाले को जिल्दसाज कहा जाता है, जो कौन थे? दरवेश। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अलवर के किस शासक ने चंद्रशखी व बख्तेश दान लीला नामक प्रमुख ग्रंथ की रचना की थी, तो वो कौन थे? राजा विनय सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक प्रमुख शासक के साथ साथ एक कला संरक्षक भी थे। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अलवर शैली के जो शीश महल बना है, अलवर शैली में जो शीश महल बना है वह किन चित्रों के द्वारा बनाया गया, यानी कि जो शीश महल बनाया गया है उसमें जो बीच में जो जगह बची हूँ उसमें जो चित्र बनाए हैं वह किन के चित्र बने हुए हैं, तो उनमें जो चित्र बने हैं वह अंगड़ाई लेती हुई, कांटा निकालती हुई, तबला सितार शारगी बजाती हुई, ये जो चित्र बने हैं वह शीश महल में बने हैं अलवर शैली के। तो चीज़ याद रखना, शीश महल की बीच बीच में जो जगह छोटी हुई होती है उनमें ये सब चित्र बने हुए हैं। ये चीज़ पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अलवर शैली के जो शीश महल है उसमें जो भित्ति चित्र हैं वो वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित हैं, तो वह वर्तमान में अलवर संग्रहालय में संग्रहित है। ये चीज़ भी याद रखना। आप ऐसे भी याद रख सकते हो जो अलवर है तो उसी का संग्रहालय बना हुआ है, वहीं पर ये सभी सुरक्षित हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नेफ्री वादन है, नेफ्री वादन का चित्र किस शैली का सुंदर चित्र माना जाता है और किस शैली से संबंधित है, तो वह अलवर शैली से संबंधित है जो कि ढूंढार की उपशैली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मूलचंद है वह किस शैली का प्रमुख चित्रकार है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वह मूलचंद है वह अलवर शैली का संबंधित है जो कि हाथी दांत पर चित्रण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मूलचंद है वह अलवर के किस शासक का दरबारी चित्रकार था, तो वह शिवदास सिंह के समय का बहुत ही प्रमुख चित्रकार था। अलवर शैली में मूलचंद विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध था, तो वह हाथी दांत की फलकों पर सूक्ष्म यानी कि छोटे चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ये चीज़ भी याद रखना है। उनके शासक भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्रमुख यानी फेमस चित्रकार हैं, तो वो शासक जो थे वह शिवदास थे, उनके समय में ये उभर कर आया था। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की किस शैली के अंतिम चरण में यानी कि लास्ट में जो व्यक्ति चित्र था उन पर फोटोग्राफी का प्रभाव आने लगा था, तो वे कौन सी शैली थी? अलवर शैली की थी।
नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अलवर शैली पर किस शैली का प्रभाव है, तो वह जयपुर शैली का था, परंतु बाद में उस पर भी मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा था, क्योंकि जब जयपुर शैली है उस पर खुद उसका मुगल का प्रभाव था, तो ऑब्वियसली इस पर भी मुगल का प्रभाव थोड़ा बहुत तो होगा ही। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अलवर के जो चित्रकार थे वे कहाँ से आकर बसे थे, तो वह दिल्ली से आकर बसे थे, जो कि राजा विनय सिंह के समय में थे। उनके समय में ज़्यादा चित्रकार आए थे। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी ढूंढार की जो उपशैली है, वह है उनियारा उपशैली। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट शैली है। यहाँ पे जितनी भी शैली या उपशैलियाँ बता रही हैं, तो उन सभी को एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि कौन सी शैली किससे संबंधित है, तो किसकी उपशैली है। तो ये भी चीज़ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन ये कभी कभी जब याद नहीं होता है तो आपको आपके नंबर भी कम हो सकते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि उनियारा शैली के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ के जो राज्य था वह किस राज्य में है। तो ऑब्वियसली ये भी राजस्थान में ही है। संरक्षण जो दिया था वह नरु वंश के शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ के जो विषय पूछे जाते हैं, ग्रंथ पूछे जाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रंथों का चित्रण हुआ है, तो उसमें कवि प्रिया पर आधारित चित्र, 12 मासा पर आधारित चित्र, राजाओं के व्यक्ति चित्र एवं अनेक धार्मिक चित्र बनाए गए हैं। इनके जो विषय रहे थे वो कुछ इस प्रकार रहे थे। नेक्स्ट है कि यहाँ के जो चित्रकार थे, यानी कि प्रमुख चित्रकार थे, जिन्होंने इस शैली को एक अलग रूप दिया, तो वे कौन से चित्रकार थे? कवला, बख्ता, धीमा, मीरवक्स, काशीराम, भीम, राम लखन। ये सभी जो चित्रकार हैं वह उनियारा उपशैली से संबंधित हैं, जो कि ढूंढार की उपशैली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो नारी आकृतियाँ वो कैसी बनाई गई हैं, यानी कि जो उनियारा शैली है उसमें कैसी जो नारी आकृति है वो कैसी बनाई गई हैं, तो उनकी जो आंखें बनाई हैं वह मीनाकार यानी मीनाकार बनाई गई हैं और लंबी नाक है, धनुष आकार की भौहें बनाई गई हैं। तो ये जो आकृति रही है नारी आकृति, वो किस शैली की विशेषता है? वो उनियारा शैली की है। और यहाँ पर जो ये वाली जो शैली है वो किसका समन्वय है? वो जयपुर और बूंदी शैली का समन्वय माना जाता है। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो पशु पक्षी हैं, उनियारा जो शैली है उसमें पशु पक्षी हैं, उनमें कौन कौन से उनका पक्षियों का या पशुओं का चित्रण किया गया है? तो ऊँट, शेर, पेड़, घोड़ा, हाथी, प्रमुख रूप से इन 4 जो पशु हैं उनका चित्रण किया गया है किसमें? उनियारा शैली में, जो कि ढूंढार की उपशैली है। नेक्स्ट है कि यहाँ के जो विशेष तथ्य रहते हैं इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो जान लेते हैं कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह कौन से कलाकार हैं जिन्होंने विशन सिंह के समय के सुंदर चित्र बनाए थे, तो वो कौन थे? कवला और बख्ता। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो उनियारा उपशैली है उसमें किस शासक के समय में जनाना महफिल एवं मर्दाना महफिल के चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं, यानी कि इसके रूप में बनाए गए हैं, तो राजा सरदार सिंह के समय में बनाए गए हैं, जो कि उनियारा शैली से हैं, जो कि ढूंढार की उपशैली मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस शासक के समय में उनियारा शहर में सुंदर महल बनवाया गया था, तो वे कौन सा शासक था? राजा सरदार सिंह के समय में। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो सुंदर महल है वह राजस्थान की किस शैली में बना हुआ है, तो वह ढूंढार की उपशैली उनियारा शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो उनियारा उपशैली है उसके जो सुंदर महल है उस पर किस शैली का प्रभाव है, तो जो सुंदर महल है, सिर्फ सुंदर महल पर ध्यान रखना है, तो उस पर जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की उनियारा शैली में बनी लघु जो चित्र हैं वो वर्तमान में कहाँ पर हैं, तो वह कुंवर संग्राम सिंह के निजी संग्रहालय में संग्रहित हैं, लेकिन जो अलवर शैली के हैं वो अलवर संग्रहालय में ही संग्रहित हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो उपशैली है वह है आमेर शैली। इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये इसका राज्य पूछता है तो वो राज्य जो है वह भी राजस्थानी है, और किसकी उपशैली है? वह ढूंढार की उपशैली है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि इसके प्रमुख शासक, यहाँ का जो प्रमुख शासक था वो कौन सा शासक था, तो मानसिंह एवं मिर्जा राजा जयसिंह। ये सभी जो 2 शासक रहे थे वह आमेर शैली के रहे थे। नेक्स्ट है कि प्रमुख चित्रित ग्रंथ और विषय क्या था यहाँ का, तो यहाँ पर जो चित्रित किया गया था वो आदिम पुराण था, रश्मनामा, भागवत, यशोधर चरित्र आदि ग्रंथ एवं बिहारी सतसई का चित्रण किया गया था। कहाँ पर? आमेर शैली पर, जो कि ढूंढार की उपशैली है। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे वे कौन कौन से थे, तो यहाँ के जो चित्रकार रहे थे वो उसमें रहे थे हुकमचंद, मुन्ना लाल, पुष्पदंत, मुरली। ये जो सभी चित्रकार हैं वह किस शैली से संबंधित हैं? वह आमेर शैली से संबंधित हैं। अगर यहाँ के आपको प्रमुख रंग पूछे जाते हैं कि यहाँ पे कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, तो कालुश, सफ़ेद, हिरमिच, गेरू, खड़ी, जो खड़ी मतलब खड़िया,
प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं कलर्स, उन सभी का प्रयोग किया गया है। यहाँ का जो प्रमुख तथ्य रहते हैं यहाँ पे कि इसके बारे में जो कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं अदर्स, तो उनके बारे में जान लेते हैं कि इस शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव था। इस शैली को समृद्ध परंपरागत भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध करती है। यहाँ पे जो चित्र मिलते हैं वो भित्ति चित्र मिलते हैं और इस शैली पर जो प्रभाव था वह मुगल शैली का था। ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट जो उपशैली है और इस वीडियो की जो लास्ट उपशैली है वह है हमारी शेखावटी शैली। यह भी ढूंढार की उपशैली के अंतर्गत आती है। इसका राज्य जो पूछा जाता है वह भी राजस्थान है और किसकी उपशैली है, ढूंढार की उपशैली है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कि शेखावटी क्षेत्र में चित्रकला का जो प्रादुर्भाव था कहाँ पर हुआ था, तो वो हवेलियों में दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है, वह हवेलियों में दिखाई देता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की किस शैली को पंडा शैली के नाम से भी जाना जाता है, तो वो शेखावटी शैली है जिसे हम पंडा शैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारी कि जो शेखावटी शैली में आखिर समय में किसका प्रभाव पड़ा था, तो किसका पड़ा था, वह हमारा कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कृष्ण की 8 गोपियों एवं हाथी के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध जो चित्र है वह कहाँ पर बना हुआ है, तो ढूंढार की उपशैली जो है शेखावटी, उसमें शेखावटी उपशैली में बना हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।